हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका एक बार पुनः जो है हमारे चैनल वन लाइन अप्रोच स्टडी और नो बेस्ट 91 चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप जो है वीडियो में जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और यदि वीडियो देखें और इसका लाभ भी उठाएं तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो कि 20 क्वेश्चन से सराबोर है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे अभ्यास सेट के अंतर्गत, पर्यावरण अभ्यास सेट के अंतर्गत देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर आ रहा है, देख रहे हैं, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर वायुमंडल के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं? तो जैसे कि ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है वनों का जलाना है, कृषि क्रियाकलाप है, एरोसेल कैन का उपयोग है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, इस ऑप्शन में रिलेटिव लगभग सभी हैं। जैसे कि वनों का जलाना भी है, कृषि क्रियाकलाप है, इसके बाद है एरोसेल कैन का प्रयोग, ये भी है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तप्त भौम जल से उत्पन्न किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जो तप्त भौम जल है, इससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो तप्त भौम जल जो होती है, ये भूगर्भ की गर्मी से जो जल गर्म होकर निकलता है, वही होता है भूतापीय ऊर्जा। तो ये रिलेटिव करता है दोस्तों, तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो ये हमें जो है ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन, मतलब पृथ्वी की गर्मी से जो भूतापीय ऊर्जा है, इससे प्राप्त होती है। तो ये सी वाला इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है आर्सेनिक है, बी में है पारा, डी में है कैडमियम, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मीना माता रोग जो होता है दोस्तों, किसकी अधिकता से होता है? जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि पश्चिमी बंगाल में जो है अधिकता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये मीना माता रोग जो है पाया जाता है। तो ये जो है किसकी, एचजी की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे हम पारा बोलते हैं। तो मीनी माता रोग जो है ये पारा की अधिकता से होता है। और दोस्तों इसके बाद हम बताएंगे आपको आर्सेनिक रोग जो होता है, ये आर्सेनिक की अधिकता से अगर जो रोग होगा, ये इसे बोलते हैं ब्लैक फुट रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? ब्लैक फुट रोग बोलते हैं। और कैडमियम से जो रोग होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं इटाई रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? इटाई। दोस्तों एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए। जैसे पारा की अधिकता रहेगी तो मीना माता रोग होगा, आर्सेनिक की उपस्थिति रहेगी ब्लैक फुट रोग होगा, कैडमियम की अधिकता अगर रहेगी तो इटाई नामक रोग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में रेड बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमसे जुड़ जाइए। कोई भी टॉपिक की हम अगर वीडियो लाते हैं तो आपका मिस ना हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे अदर सब्जेक्ट का हो, तो मिस ना हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसके बाद C है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि किस गैस का जो है वर्षा के पानी में घुलने, वर्षा का पानी हो गया, मान लो ये H2O हो गया, और इसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड घोल देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा अम्ल बन जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जो कि
अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, भवन हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है वर्षा के जल में जो है कौन सा CO2, जो डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, SO2 देख रहे हैं दोस्तों, यही SO2 जो है ये घुल जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जो भवन को जो है बहुत क्षति पहुंचाता है। तो इसमें डी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पाद होता है, अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं मृतक भक्षी, बी ऑप्शन है मांस भक्षी, सी है शाक भक्षी और डी है रसायन भक्षी। तो सबसे पहले आप ये समझिए अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ दोस्तों जो कि एकदम बेकार होते हैं, उनको खाने वाले को क्या कहा जाता है? जैसे इसमें खाने वाले कौन से जीव आएंगे? इसमें आएंगे कवक आएंगे, जीवाणु आएंगे। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को कौन खाएगा? कवक खाएंगे, जीवाणु खाएंगे। तो ये आएंगे हमारे मृतक भक्षी। ऐसे जीवों को कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं मृतक भक्षी, यही ए वाला इसमें करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों, एक संस्था होती है IUCN, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये मतलब जीवों का क्या करता है? संरक्षा करता है, संरक्षा प्रदान करता है। तो यही रेड डाटा बुक होता है। यहाँ पर जो जैसे कि आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं, विलुप्त के करीब, उसको यहाँ पर रेड कलर से लिखकर जो है यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यही होता है रेड डाटा बुक जो बोलते हैं। जो विलुप्त के करीब जीव हैं वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पर इनका संग्रह किया जाता है, वहाँ पर इनको दर्शाया जाता है। तो यही रेड डाटा बुक है। किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आर्सेनिक होता है इससे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ऑप्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो जो नदियों का जो लास्ट जहाँ से उद्गम स्थल है, जहाँ से ये निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के एरिया क्षेत्र में जो है पश्चिमी बंगाल आता है। पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में जो है ये आर्सेनिक की मात्रा की अधिकता होती है। जैसे कि हमने बताया था कि आर्सेनिक की अगर अधिकता हो जाती है दोस्तों तो कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। अगर आर्सेनिक जल में ज़्यादा है तो ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। इसकी अधिकता जो है उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है दोस्तों। आर्सेनिक की उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है दोस्तों ये पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार ट्रेंड होकर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान कौन सा ऑक्सीकरण और कौन सा जो है अपचयन होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान कौन सा ऑक्सीकरण, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑक्सीकरण होना चाहिए, कौन सा ऑक्सीकरण एवं कौन सा अपचयन होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हैं जल तथा NADP है, बी ऑप्शन में है NADPH2 और CO2 है, सी में है CO2 और जल है, डी में है CO2 और NADPH2 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण किसका होता है? ऑक्सीकरण दोस्तों किसका होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन किसका होता है दोस्तों? NADP का होता है, NADP का होता है। NADP का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनोमाइड
एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। जैसे कि हम बता दें दोस्तों, यानी डीपी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो प्रकाश संश्लेषण के चरण में जो दौरान जो है जो ऑक्सीकरण होता है वो जल का होता है, और अपचयन जो हो जाता है वो यानी डीपी हो जाता है, इसके अणु हो जाते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति रचना किसकी है। दोस्तों देखिए ऑप्शन में दिया गया है प्रजातियों की उत्पत्ति रचना किसकी है। ऑप्शन ए में है अरस्तु की, बी में है चार्ल्स डार्विन की, सी में है मेंडल की, और डी में है रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति, जैसे कि इस बुक को जो है दोस्तों लिखा किसने है, जैसे कि आप गेस करिए दोस्तों, सबसे पहले आप गेस कर लीजिए तब हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रजातियों की उत्पत्ति है इसकी रचना जो है चार्ल्स डार्विन ने की है। किसने की है? चार्ल्स डार्विन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जीव अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान से संबंधित है। किससे हैं? जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। और मेंडल जो है ये आनुवंशिकी के जनक है, आनुवंशिकी के जो क्या है जनक है। और रॉबर्ट हुक ने जैसे कि क्या किया था दोस्तों, कोशिका की खोज किया था। क्या किया था दोस्तों? कोशिका की खोज किया था। तो इसमें प्रजातियों की इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसे कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये पुस्तक जो है लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन को जो है विकासवाद से संबंधित होते हैं, जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन अधिक हानिकारक है। तो दोस्तों इसमें से देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है UAA, UAB, UAC कोई नहीं। तो तीनों जो ABC दिया गया है तीनों किससे रिलेटिव हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज से रिलेटिव हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज से रिलेटिव है दोस्तों। ये तीनों जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से रिलेटिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए वाला जो है UAA, जो ये पराबैंगनी किरण होती है, पराबैंगनी किरण जो होती है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। क्यों होती है दोस्तों? ये जो हमारी स्किन होती है दोस्तों, स्किन ये किरणें जो है डायरेक्ट स्किन पे क्या करती हैं? स्किन कैंसर नामक क्या फैलाती हैं? दुष्प्रभाव डालती हैं। UAA, तो इसमें जो है जब सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है UAA है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक भी करते चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में देखिए ए में है 1982 है, 1986 है, 1992 है, 1996 है। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे कि हम बता दें दोस्तों, 5 जून जो है 5 जून 1972 को जो है 5 जून 1972 को पर्यावरण पर जो है एक स्टॉकहोम में जो है स्टॉकहोम में इसका क्या हुआ था, इसके ऊपर परिचर्चा हुई थी। और वहीं से जो है 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं। लेकिन इसके बाद जो इंडिया में पारित हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये पारित हुआ था 1986 में। दोस्तों बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं आप, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एक कक्षा 5 का छात्र है, उसे शिक्षक द्वारा जो है कुछ कार्य दिया गया है और वो जो है कार्य पूरा समय से नहीं करता है, तो उसमें सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना,
खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है या छात्र है, वो पर्यावरण शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्यों को प्रस्तुत नहीं करता है। तो सबसे सुधारात्मक इसमें पूछा क्या गया है, उस सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, जो रिफॉर्मेशंस उपाय हैं, इसमें आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो इसमें दोस्तों जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। यहाँ दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन पाएंगे जो कि आप बहुत ढूंढने पर ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप वीडियो को लाइक भी करते चलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए और अच्छी तैयारी करिए। तो जैसे कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति जो इसकी नेचर होती है कैसी होती है। तो ऑप्शन में है, ए में है विटामिन, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा और डी में है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इंसुलिन की जो प्रकृति होती है दोस्तों, ये कैसी होती है, प्रोटीन की होती है। ये कैसी होती है, प्रोटीन की होती है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है दोस्तों, उपापचय करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, बी जो दिया गया है प्रोटीन, प्रोटीन एकदम करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, जब एक जीव लाभ ले रहा है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, कहने का मतलब है एक जीव है और ये दूसरा जीव है। ये पहला जीव क्या कर रहा है, पहला जीव इससे लाभ ले रहा है, पहला जीव दूसरे जीव से लाभ ले रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मतलब प्रभावित किए बिना जो है, तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में है परजीवी। परजीवी हम जानते हैं दोस्तों, परजीवी क्या होते हैं, ये जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, इन्हें परजीवी पैरासाइट बोलते हैं। मतलब ये दूसरे जीवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। शाहभोजी किसे बोलते हैं दोस्तों, शाहभोजी, इन्हीं जीव को शाहभोजी बोलते हैं। देखो सीज में जो है, समुद्र में एक प्रकार की एट्रोडाइट्स पाया जाता है, खोल पाई जाती है, जिसके ऊपर क्या करता है, जिसके खोल पाया जाता है, जिसके अंदर एक केकड़ा रहता है, बस केकड़ा उसमें रहता है, इसके ऊपर सी एनीमोन भी उग जाता है, बट लेकिन इसको जो है कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये सहभोजी प्रकार के होते हैं। एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी कहलाता है। मृतोपजीवी कैसे कहलाते हैं दोस्तों, मृतोपजीवी ऐसे जीव कहलाते हैं जो क्या कहते हैं, अपशिष्ट उगते हैं, अपशिष्ट पदार्थों पर उगते हैं और उन्हीं से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। सहजीवी जैसे हम जानते हैं दोस्तों लाइकेन, सहजीवी तो हम जानते हैं दोस्तों जैसे लाइकेन होते हैं। लाइकेन में क्या होते हैं, कवक शैवाल दोनों होते हैं, क्या होते हैं, कवक और शैवाल दोनों होते हैं। और दोनों लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वह क्या कहलाएगा, सहभोजी कहलाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है किस पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों उत्पन्न होता है, तो इसमें हमें यही बताना है। तो जैसे ऑप्शन में दिया गया है, सवाना है, टुंड्रा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और मरुस्थलीय वन है। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी कहाँ पर होगा दोस्तों, ये होगा हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा विश्व होता है, विश्व के ऊपर एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत
विषुवत रेखा बोलते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा पर जो है गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन जो है वर्षा वन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर तमाम प्रकार की क्या होते हैं, पेड़ पौधे झाड़ियाँ जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादक यहीं पर हो रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सी ऑप्शन एकदम राइट है दोस्तों, यही करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जो पौधा होता है, पौधे में जल का अधिग्रहण कैसे होता है दोस्तों? जैसे कि ये दोस्तों ये पौधा है, पौधे में जड़ें हैं, जड़ में क्या होता है, यहाँ जड़ों के द्वारा क्या होता है, जल को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जैसे कि हम यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर देंगे, आज के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे। तो पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा। ऑप्शन ए में देख रहे हैं जाइलम देख रहे हैं, फ्लोएम देख रहे हैं, कैबियम देख रहे हैं, फाइलीसेट देख रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा क्या होता है, ये हमारा H2O जो जल होता है, जल को क्या किया जाता है, यहाँ से पौधे के ऊपरी भाग में क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पत्तियों में जो है ये फ्लोएम होती है। फ्लोएम क्या होती है? फ्लोएम क्या करती है, जो सनलाइट के द्वारा जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, यहाँ पर जो भोजन पत्तियों में बनता है, वहाँ से ये क्या करती हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक, जड़ों तक या उसके तने तक या शाखाओं तक, पत्तियों तक ये पहुँचाती हैं। फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राइट आंसर है, पौधे में जल का अधिग्रहण जो है ये जाइलम का कार्य है, और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के द्वारा ये फ्लोएम का कार्य है। तो ये ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? जो स्वस्थ अस्थियाँ होती हैं, हमारी हेल्दी बोन्स होती हैं, उसके लिए आवश्यक है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, पोटेशियम एवं विटामिन के, पोटेशियम एवं विटामिन के है, कैल्शियम एवं विटामिन ई है, कैल्शियम एवं विटामिन सी है, कैल्शियम एवं विटामिन डी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि गेस कर रहे हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी बोन होती है, बोन के लिए क्या आवश्यक होता है? बोन के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है, और क्या आवश्यक होता है? विटामिन डी, जो कि सनलाइट से मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कैल्शियम एवं विटामिन डी, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जो के होता है, इसका स्रोत क्या होता है? के जो है हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन के जो होता है, विटामिन के किससे प्राप्त होता है दोस्तों? यह है हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। और ई जो होता है अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अंकुरित अनाजों से प्राप्त होता है। और विटामिन सी जैसे हम जानते हैं खट्टे फल, चाहे आम खट्टा, जो कच्चा आम है या आंवला है, ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। दोस्तों लग रहा है, इसे लाइक भी करते चलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है ओजोन एवं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन है, आर्गन एवं ओजोन है। तो जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको कि जो वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज होता है, 78% क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। 21% दोस्तों क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इन्हीं दोनों को अगर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 99%। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का मिश्रण है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का जो बिहेवियर है का स्टडी किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? जैसे कि हम ऑप्शन में आप देख रहे हैं इटियोलॉजी है, नियोलॉजी है, इथोलॉजी है, डेमोलॉजी है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इटियोलॉजी में जो है जीवों के किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका? रोगों का अध्ययन किया जाता है।
और नियोलॉजी में दोस्तों ये तंत्रिका संबंधी होता है, तंत्रिका संबंधी समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। बट इसमें जो इथोलॉजी दिया गया है दोस्तों, इथोलॉजी के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है जो भोजन को पचाने में सहायक है। तो मनुष्य के पेट में जो है आमाशय रस की प्रकृति होती है। कैसी होती है आमाशय रस की प्रकृति दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर आप गेस करके बताएंगे या कमेंट में बताएंगे। तो जैसे कि ऑप्शन में हम देख रहे हैं, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है या उभयधर्मी होती है या उदासीन होती है। तो दोस्तों जो हमारा आमाशय स्टमक होता है, स्टमक में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, क्योंकि आमाशय रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों कैसी होती है, HCl क्या होता है दोस्तों, अम्ल होता है। तो अम्लीय, यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भोजन पकाते समय अम्लों की पर्याप्त उपस्थिति में पेट के भीतर का तापमान लगभग कितने सेंटीग्रेड होता है। जैसे यहाँ पूछा क्या है, भोजन पकाते समय अम्लों की पर्याप्त उपस्थिति में पेट के भीतर, पचते यहाँ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पकाते नहीं होना चाहिए, यहाँ भोजन पचते समय अम्लों की पर्याप्त उपस्थिति में पेट के भीतर का तापमान लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन में दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसे फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यहाँ भोजन पचते समय अम्लों की पर्याप्त उपस्थिति में पेट के भीतर का तापमान कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज इतना ही दोस्तों। आज हमने जो है 20 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर पूरा जो है कवर किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड कलर बटन प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अच्छे टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।